बायोटिक को समझने के लिए डिफाइन किया था कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, और इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। मान लो ये कोई पॉन्ड है, कहाँ तक जंगल ही जंगल में घूमेंगे, गर्मी का मौसम है, पॉन्ड में चलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कोई पॉन्ड है, यहाँ का बायोटिक फैक्टर बताओ। अरे यहाँ का बायोटिक फैक्टर बताओ भाई। अरे भाई बायोटिक फैक्टर आपको हमेशा प्लांट एनिमल माइक्रोब ही बताना है। प्लांट एनिमल माइक्रोब ही बताना है। कोई पूछे, नींद में भी पूछे बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या है, फिर से बताओ, फिर से बताओ। एबायोटिक क्या है? समझ ही नहीं है क्या? आप सर सब लोग ऑफिसर्स बनने जा रहे हो? इसी राइम में बोलना है। आप लोगों में से गलती से कोई आईपीएस बन गया तो एक अलग बोल रहा है, एक अलग बोल रहा है, सामने वाला ऑफिसर दिमाग खराब हो जाएगा उसका। एक राइम में बोलना है। एबायोटिक क्या क्या है? इस तरह से। गुड। अब बताओ यहाँ का बायोटिक फैक्टर क्या है? गुड। प्लांट, एनिमल और यहाँ का क्या है? बहुत बढ़िया। चलिए मान लो ये पॉन्ड है, अब मान लेते हैं इधर ये फॉरेस्ट है। यहाँ का बायोटिक बताओ। यहाँ का एबायोटिक बताओ। मान लेते हैं यहाँ पर क्या माने? अच्छा, पॉन्ड के बगल में डेजर्ट मान लिया, ग्रासलैंड मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ का बायोटिक बताओ। ठीक है। अब इन तीनों को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, बड़े इत्मीनान से सुनना, देखना, समझना, सोचना। क्या मैंने बायोटिक में सब जगह प्लांट एनिमल माइक्रोब, प्लांट एनिमल माइक्रोब, प्लांट एनिमल माइक्रोब लिखा है? क्या तीनों जगह के प्लांट एनिमल माइक्रोब सेम है? नहीं है। यहां पर मैंने प्लांट लिखा है, क्या ग्रासलैंड में प्लांट कौन है? ग्रास है। क्या हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ऐसे तुम ऐसे देखते हो ना, खुद भी डाउट होने लगता है यार। ग्रासलैंड के अंदर ग्रासलैंड के अंदर प्लांट कौन है? पॉन्ड के अंदर प्लांट कौन है? छोड़ो। फॉरेस्ट के अंदर प्लांट कौन है? शर्ब्स, हर्ब्स, ट्रीज, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, पेड़, है ना। पॉन्ड के अंदर प्लांट कौन है? फटाफट से बताओ। फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवकन, पादप प्लवकन, जंतु प्लवकन। जंतु प्लवकन प्लांट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, नाम सुने होंगे आपने, पादप प्लवक। तो फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पर है। तो क्या तीनों जगह के प्लांट सेम है? जब तीनों जगह के प्लांट सेम नहीं है तो इनको खाने वाले एनिमल सेम होंगे? यस क्यों बोला भाई? तीनों जगह प्लांट सेम नहीं है तो खाने वाला एनिमल सेम कैसे होगा भाई? अगर यहाँ पर प्लांट ग्रास है तो खाने के लिए रैबिट, डियर, बफेलो, और यहाँ पर खाने के लिए कौन आएगा? और यहाँ पर खाने के लिए कौन आएगा? यहाँ पर भी अलग आएंगे ना, डियर। वो डियर वाला डियर नहीं है, हिरन वाला डियर है ना। चलिए, तो तीनों जगह प्लांट का वैरायटी सेम है तो खाने के लिए एनिमल भी सेम है। तो पीछे से मेरे को आवाज़ देना, मतलब आवाज़ मत देना, आंसर देना, ठीक है। पीछे वाले बच्चे मुझे आंसर ये देना
कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आने वाले एनिमल का टाइप, कि यहाँ पर कौन सा एनिमल आएगा, ये वहाँ के प्लांट पे डिपेंड करेगा? नो सर। यस सर। नहीं आया, नहीं आया, रिपीट करूँ? किसी एरिया में एनिमल का टाइप क्या होगा? किसी एरिया में, ऊपर वाले भैया, किसी एरिया में एनिमल का टाइप क्या होगा, ये उस एरिया के प्लांट पे डिपेंड करेगा? करेगा। यस, कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली बात यही है कि जहाँ जैसा प्लांट होगा उसको खाने के लिए एनिमल भी वैसा ही आएगा। ठीक है। अब प्लांट कैसा आएगा ये किस पे डिपेंड करेगा? किस पे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। प्लांट कैसा आएगा ये वहाँ की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। और कंडीशंस क्या? वहाँ टेम्परेचर कैसा है, वहाँ लाइट कैसी है, वहाँ सॉइल कैसी है, इन सब पे डिपेंड करेगा। भाई अगर रॉक्स होगी तो लाइकेन आएगा, है ना? थोड़ा सा मॉइस्चर होगा तो ब्रायोफाइट्स आएंगे। सुना है ब्रायोफाइटा? सुना है कि सुना सा है? नहीं सुना? ब्रायोफाइटा को भी हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना ब्रायोफाइटा। इससे हिंदी क्या लिखूं मैं? यार ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है। अब ब्रायोफाइटा को हिंदी में कैसे लिखूं? चलो बताओ। ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा ही कहते हैं, पादप जगत के उभयचर। पादप जगत के उभयचर यानी कि जो दोनों जगह रहते हैं, थल पे भी पानी में भी। रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बाकी सरवाइव करने के लिए ये लैंड पे रहते हैं। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ऐसा कुछ है नहीं, बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो कहाँ थे अपन? हाँ, कि एनिमल का टाइप प्लांट पे डिपेंड करेगा और प्लांट का टाइप जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। गॉट इट? समझ में आ गई बात? पक्की बात? चलिए, अब मुझे एक बात और बताओ कि हमने यहाँ पर बायोटिक, एबायोटिक देख लिए, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स देख लिए, इसमें भी देख लिए, इसमें भी देख लिए। क्या तुमने कभी ऐसा एरिया देखा है जहाँ पर ग्रासलैंड है और ग्रासलैंड की जस्ट बाद जंप किया आपने, पॉन्ड आ गया? ऐसा देखा है? ऐसा देखा है? कहाँ पे? कहाँ देखा है? मतलब आपने जैसे 3 एरिया है ना, जैसे आपने यहाँ पर किया, अब मैं पॉन्ड में आ गया, फिर आपने किया मैं फॉरेस्ट में आ गया, ऐसा कभी हुआ है? तो फिर आप यस क्यों बोल रहे हो? मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको समझ में आया, बेसिकली पर्पस ये है। देखो, दोनों के बीच में एक एरिया ऐसा होता है जो दोनों में ओवरलैप करता है ना? ऐसा तो नहीं थोड़ी थोड़ी घास दलदल आना शुरू होती है, फिर जाके पॉन्ड आता है, फिर धीरे धीरे दलदल खत्म होती है, फिर जाके जंगल आता है। ऐसा होता है ना, एक ट्रांजिशन फेज जिसे कहते हैं, है ना? एक मिक्सचर फेज, जहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स जो है वो पॉन्ड के भी मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर्स जो है वो फॉरेस्ट के भी मिलेंगे, या फिर कुछ कैरेक्टर्स जो है वो ग्रास के भी मिलेंगे और कुछ पॉन्ड के भी मिलेंगे। समझ में आई बात? पक्का? देखो, तो कुछ एक एरिया यहाँ भी होगा, एक एरिया यहाँ भी होगा। ठीक है, इस एरिया को समझने से पहले एक लाइन मैं आपसे बोलूँगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी इन दोनों के बीच में एक्टिविटी होगी, जितनी इन दोनों के बीच में एक्टिविटी होगी, उस एरिया की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। कोई बात नहीं, होता है। जितनी बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शंस ज़्यादा होंगी, उस एरिया की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। नो? यस। अगर सनलाइट ज़्यादा गिरेगी, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज़्यादा एनिमल खाएंगे, ज़्यादा ग्रोथ होगी,
उस एरिया की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता ज़्यादा होगी। अगर अपन नेट में देखें, हालांकि आगे हम प्रोडक्टिविटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर बेसिक मैं बताऊं तो अगर हमारे घर में 10 लोग खाना बनाने वाले हैं, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन 10 लोग खाना बनाने वाले हैं और एक 50 लोग खाना बनाने वाले हैं, ज़्यादा कब बनेगा? 50 लोग बनाएंगे, है ना। और आसानी से कब बनेगा? 50 लोग बनाएंगे। इसका मतलब यूँ मत कह देना कि लड़कियाँ हम तो आपस में लड़ के मर जाएंगे, हमारा तो बनेगा ही, है ना। ऐसा नहीं, बात सिर्फ एग्जाम्पल की हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा तब बनेगा जब दोनों के बीच में इंटरेक्शंस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा क्रिया होंगी, इकोसिस्टम बहुत अच्छे से चलेगा, है ना। अब मान लो तुम बोलोगे कि नहीं हमने माइक्रोब्स हटा दिए। अब माइक्रोब्स हटा दिए तो तुम मिनरल्स को सॉइल में कैसे लेके जाओगे? डिकम्पोजिशन करेगा कौन? और डिकम्पोजिशन करेगा नहीं तो मिनरल साइकिल्स बंद हो जाएंगी, और मिनरल साइकिल बंद हो जाएंगी तो प्लांट के पास मिनरल आएगा कैसे? और प्लांट के पास नहीं आएगा तो हम लोगों के पास आएगा कैसे? और हम लोगों के पास नहीं आएगा तो फिर हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी? तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम में से आप क्या हटा रहे हो, क्या जोड़ रहे हो, ये हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आई बात? समझ में आई? तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही था कि ये दोनों जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा उस एरिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आई? दूसरी बात, अब ये वाली चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसको दूसरे बोर्ड पे लिख लें अपन, है ना। चलो चलिए, लिखने की जरूरत है बाकी पूरा नहीं है ना? लिख लेंगे, अब तो याद हो गया होगा। चलिए, तो हम इस एरिया की बात कर रहे थे, इस एरिया की, ठीक है। अब देखो, यहां पर मैंने बोला था आपको कि यहां पर पॉन्ड के भी कैरेक्टर मिलेंगे और फॉरेस्ट के भी कैरेक्टर मिलेंगे। तो क्या मेरा यह कहना उचित होगा कि इस एरिया की प्रोडक्टिविटी इस एरिया से और इस एरिया से कितने लोग कह रहे हैं कम होनी चाहिए? अरे यार, मैंने बोला ना बी कॉन्फिडेंट, जो भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो। हाँ, क्या हो गया, मैं फांसी दे दूंगा? जो भी बोलो। क्या अच्छा, रिपीट करना है, ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने ऐसे मार्क किया है, ये एरिया, इस एरिया की प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट वाले एरिया से और पॉन्ड वाले एरिया से, ये x मान लो, ये y मान लो और ये z मान लो, तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? कितने लोग कह रहे हैं कि z वाले की ज्यादा होगी? और कितने लोग कह रहे हैं कि इन दोनों की ज्यादा होगी, अगल बगल वालों की ज्यादा होगी? अगल बगल वालों की ज्यादा होगी। अच्छा, दोनों पार्टीज में से एक एक बच्चा खड़ा होकर मुझे एक्सप्लेन कर दे कि कैसे उसने किस रीजन से बोला है। अरे क्या हो गया यार, मतलब तुम मेरे सामने नहीं बोल रहे हो और तुमको लगता है फिर तुम यूपीएससी चेयरमैन जो इतने बड़े बड़े लोग बैठे होंगे उनके सामने इंटरव्यू कैसे दोगे? बताओ। हम सब ऑर्गेनिज्म हैं। बताओ, चलो आप बताओ। हाँ, एक्स में जो प्रोडक्ट राइस की ज़्यादा थी, यहाँ पर बायोटिक के लिए जो परिस्थिति है इन्वायरमेंट वो ज़्यादा सफिशिएंट है, जबकि जेड वाले में दोनों मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में, तो उनके लिए वो यानी इन्वायरमेंट वो वारंट नहीं मिल पाया, कारण से एड से वाई में ज़्यादा। ठीक है, बैठो। इधर से किसने खड़ा किया था? बता दो भाई, कोई भी। बिल्कुल, डेफिनेटली।
तो डेफिनेटली जो है वो प्रोडक्टिविटी Z वाले की ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पर इस वाले भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर ये वाले भी ऑर्गेनिज्म है, अल्टीमेटली यहाँ पर वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, यानी कि इंटरेक्शंस का लेवल बढ़ जाएगा। अब सोचो, यहाँ पर अगर इंटरेक्शन होगा तो फॉरेस्ट वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा, मानते हो? यहाँ पर इंटरेक्शंस होगा तो पॉन्ड वाले बायोटिक और एबायोटिक के होगा, लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई के होगा, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर x वाले एनिमल्स भी हैं और यहाँ पर y वाले बायोटिक एबायोटिक भी हैं। अरे कुछ हाँ, तो ऐसे बता दिया करो ना कि जिंदा हो तुम। समझ में ही बात? आप समझ में गए कि यहाँ पर x और y दोनों शामिल हैं और यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर सिर्फ y है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इस एरिया की ज़्यादा होगी। अब इस एरिया को नाम क्या दें? Z है ना, Z। इस एरिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। ठीक है, इकोटोन वो ओवरलैप्ड एरिया होता है। ओवरलैप्ड मतलब यह है कि वो, सोचने दो, आप कह सकते हैं कि वो अंतरपित, क्या बोलते हैं, अंतरापित क्षेत्र, जहां पर दो विभिन्न प्रकार के जो है वो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स मिलते हैं। यानी कि बेसिकली एक फोटो से याद रख लेना, इसको डेफिनेशन में मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको लिखवा दूंगा, उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पर इस वाले इकोसिस्टम के और इस वाले इकोसिस्टम के दोनों के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उस एरिया को हम इकोटोन कहते हैं। और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की प्रोडक्टिविटी बाकी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात? किसी को कोई समस्या? पीछे वालों नहीं है? चलो लिख ले थोड़ा सा। चलिए, तो निश्चयवाद पे थे पहले अपन, है ना? निश्चयवाद, नियतिवाद, इन सबको लिख ले पहले। कहाँ से आवाज़ आ रही है? कहाँ से आ रही है? अच्छा, आपने बोला। अब इंग्लिश भी लिख लेंगे, हिंदी भी लिख लेंगे, अब कितना टाइम, सारा टाइम लिखने में ही चला जाएगा। हाँ, मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश की पीपीटी में आपको दे दूँ। हाँ, मैं आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, वैसे इसको भी आप अगर जो लिख रहे हो ना, इसको भी आप स्कैन करके गूगल पे डालोगे, आप इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा, मतलब इजी गोइंग में। वैसे मैं तो प्रेफर यही करता हूँ कि इंग्लिश लिखने में ज़्यादा आसान रहती है, स्पीड अच्छी आती है उसमें, बस फ़ायदा ये है उसका। बाकी दोनों का नहीं, मैं तो ठेठ हिंदी मीडियम से हूँ भाई, ठेठ सरकारी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ मैं तो, ठेठ सरकारी में हूँ। वो अब पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि वाई इंग्लिश इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लिखने में आसानी है, जहाँ समझ में नहीं है वहाँ डिज़ाइन बना दो, हिंदी में तो बना भी नहीं सकते, है ना? हिंदी में तो कुछ भी लिख दो आप। अभी एक वर्ड होता है मिनिमम, है ना? अब मैं मिनिमम कैसे लिखता हूँ? अब वो मेरे को समझ में आ जाता है ये क्या लिखा हुआ है ना, मिनिमम लिखा हुआ है। अब उसको आप मिला के देख लो, MINIMUM, कुछ लगा डिफरेंस? इसलिए जहाँ समझ में नहीं है, जहाँ डिज़ाइन बना दो, कितना आसान है। पूरा कॉलेज निकल गया, मैंने तो मिनिमम ऐसे लिखा है वहाँ पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिसको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही होता था। मैं भी एक बार क्लासरूम में, मैंने सर पढ़ा रहे थे टिश्यू, तो मैंने सर से खड़ा होके पूछा था, सर ने स्वेट शब्द का यूज़ किया था, स्वेट। आज तो हमको पता है कि स्वेट का मतलब पसीना होता है। अब मैंने सर से खड़ा होकर पूछा, सर स्वेट क्या होता है? स्वेट का मतलब क्या होता है? कभी सरकारी में कहाँ बताते हैं स्वेट? सरकारी में तो ये बोलते हैं कि पसीना आ रहा है, शर्ट गीली हो रही है तेरी, यही बोलते हैं। तो मैंने
क्लासरूम में सर से खड़ा हो गया, पूछा सर स्वेट क्या होता है? कुछ लोगों ने ऐसे देखा कि कहाँ से आया है ये, पर पूछना तो ज़रूरी था, वरना ज़िंदगी में अभी तक स्वेट नहीं बोल पाते, है ना? तो जो भी डाउट हो, ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हम सभी का मानसिक स्तर, हम सभी का जो बैकग्राउंड, सबका अलग अलग है ना? कोई IQ 120 लेके पैदा हुआ है, कोई 90 लेके पैदा हुआ है ना? तो इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है ना? अपने आप को हमेशा स्टूडेंट मानना है और सीखते रहना है, ठीक है? 4 बच्चे मानेंगे स्टूडेंट, बाकी हम तो नवाब हैं, हम क्यों माने स्टूडेंट? ठीक है भाई, चलो पहले अपन लिख लेते हैं हमारा जो पुराना छूटा हुआ था, निश्चयवाद नियतिवाद। चलिए, तो पहली हेडिंग डालो, निश्चयवाद या नियतिवाद। डाल ली? चलो, तो इसमें लिखो कि इसके अंतर्गत यह माना जाता है